नमस्कार। सर्वप्रथम हम अपने दर्शकों को पहली नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं और अपने सभी देशवासियों और पूरे विश्व के शांति पसंद लोगों को आगे आने वाले अच्छे दिनों की दुआ मांगते हैं। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी न कभी विश्व युद्ध की चर्चा या तो सुनी होगी या खुद की होगी दोस्त यारों के साथ बैठकर कि भाई 1919 के विश्व युद्ध में ये लोगों को तकलीफ़ें हुई, इतने सारे लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में हुआ उसमें भी काफ़ी देश इन्वॉल्व थे और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। अब देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं भी बनती जा रही हैं और पिछले तो 2-3 सालों में तो ये संभावना कई बार बन के उभरी है। ऐसा लग रहा है कि लगता है हम लोग वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं। तो इसका एक उदाहरण हम देते हैं। सन 2020 में सबसे पहले युद्ध शुरू हुआ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, आर्मेनिया क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। अजरबैजान को जो सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान, इन्होंने अजरबैजान को सपोर्ट किया जब ये युद्ध छिड़ा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। और भारत और रूस उसने आर्मेनिया का सपोर्ट किया क्योंकि अब भारत का बहुत अच्छा रिलेशंस है आर्मेनिया के साथ। अब हुआ क्या, बेसिक जो समस्या पहले सुन लेते हैं। समस्या है क्या? समस्या ये है कि काराबाख एक ज़िला है, एक शहर है वहाँ, जो कि आर्मेनिया निवासियों का मूल निवास स्थान है और उसके आसपास के 7 शहर ऐसे हैं चारों तरफ जिनकी बाउंड्री काराबाख से लगती है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं और जिनमें अजरबैजान का कब्जा है। अब चूंकि एक ऐसा देश जो मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, तो अजरबैजान इस क्षेत्र में अपना दावा पेश करता है। वो कहता है कि भाई काराबाख भी हमारा है और यही बात को लेके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि अजरबैजान को अमेरिका, तुर्की, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और इधर जो है रशिया और भारत, 2 मुख्य देश थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये एस्केलेट ना हो जाए वार और आगे चल के कहीं ये विश्व युद्ध का रूप न ले ले। लेकिन ये युद्ध केवल 2-3 महीने चला, जून 2020 से लेके अगस्त 2020 तक। उसके बाद समझौते वगैरह हुए हैं और ये युद्ध टल गया और एक प्रकार से हम लोगों के सर से विश्व युद्ध का संकट भी टला। दूसरा युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में। यह शुरू हुआ फरवरी 2022 में। इसका विश्लेषण करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल धर्म संकट यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि YouTube चैनल बनाने के लिए या YouTube चैनल में मटेरियल को पोस्ट करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप लोगों में से ही कोई उठ के खड़ा हो जाएगा कि जी आपने गलत बयानबाजी की है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध शुरू हुआ उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था कि 1991 तक यूक्रेन रशिया का एक हिस्सा था। उस समय रशिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके पहले के 4-5 सालों से उस रशिया से बहुत सारे देश अलग होने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनका आंदोलन चल रहा था। उनको कम्युनिस्ट का जो शासन है उनको पसंद नहीं था
और इसको बढ़ावा दे रहा था अमेरिका। तो धीमे धीमे करके जब रूस में ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी होनी शुरू हो गई इस साल में, तो इस साल टूट गया, वो कई देशों में विभाजित हो गया। बड़ा हिस्सा तो रूस के रूप से जाना जाता है, बाकी छोटे छोटे हिस्से कई हुए, जिसमें यूक्रेन भी एक था। जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन के हिस्से वाली जमीन में रूस का एक परमाणु संयंत्र भी चला गया, जो कि रूस के लिए बहुत ही भारी संकट का कारण भी था। अब परमाणु संयंत्र चला गया तो रूस ने यूक्रेन से, जब यूक्रेन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो यूक्रेन से ये वादा लिया और एक करार किया कि आप कभी भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके बगल में कोई शत्रु देश आके बैठ जाए। क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसकी बगल में आके कोई दुश्मन देश आके बैठ जाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि नाटो देश, यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का मिला जुला जो एक संगठन है नाटो, उसकी दुश्मनी जो चलती है वो रूस के साथ चलती है, रशिया के साथ चलती है। तो नाटो में भी 2-3 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर रखते हैं। फ्रांस हुआ, आपका अमेरिका हुआ, और रूस तो है ही है न्यूक्लियर कह लीजिए कि न्यूक्लियर से संबंधित। तो जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन की तरफ अमेरिका आ गया, सारे नाटो देश आ गए, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज वगैरह भी थी, और रशिया अकेला पड़ गया। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला कि भारत भी रशिया को कंडेम करे युद्ध के कारण, एक मतलब उन लोगों का सपोर्ट करे, यूक्रेन का सपोर्ट करे। और अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया रूस के ऊपर कि भाई कोई भी देश रूस से माल नहीं खरीदेगा, ना उनको बेचेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, नहीं बेचेगा। उनके ऊपर बिजनेस का आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। हमारे भारत ने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी आवाज़ अगर यूएन में किसी ने उठाई तो यूक्रेन ने हमेशा उनका साथ दिया, पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया कि नहीं जो ये जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान का है। या मसूद अजहर को जब भी आतंकवादी घोषित करने की बात भारत ने उठाई तो उसने भारत का साथ नहीं दिया। तो अब वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता था कि भारत जो है यूक्रेन की साथ देगा? और रसिया तो हमारा वैसे भी अलायंस है, हर मुसीबत के समय में रसिया हमारी मदद करता है, तो हम रसिया के विरुद्ध कैसे चले जाते? भारत कैसे उनके विरुद्ध चला जाता? अब हुआ क्या कि जब सब देशों ने रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो रशिया का मेन आय का स्रोत है। 40% पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट होता था रशिया की तरफ से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था। वो बंद हो जाने के कारण धीमे धीमे रशिया का आर्थिक हालत, रशिया की थोड़ा खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, जो कि शायद 10 से 15% के बीच का था। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, यूरोपियन कंट्रीज ने भी दबाव डाला कि भाई आप रशिया से ये खरीदना बंद करिए और आप भी मिडिल ईस्ट से खरीदिए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बट हुआ क्या कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट लोगों ने रशिया से खरीदना बंद कर दिया तो मिडिल ईस्ट वालों ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कास्ट बढ़ा दिया। तो उतनी ऊंची दर में भारत क्यों खरीदे? अगर भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं रशिया से तो रशिया से खरीदेगा। भारत ने कहा कि भाई हमारा रशिया से कोई लेना देना नहीं, मतलब हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं युद्ध बंद हो जाए, लेकिन हम किसी भी देश का पक्ष नहीं ले सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है हम क्यों निर्णय करें? ये दो देशों के बीच का आपस का मामला है, उनको बैठ के सुलझाने दीजिए, उनको युद्ध रोकने दीजिए, आपस में बैठ के समझौता कर लें, लेकिन हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और आज के समय में भारत एक बहुत उभरती हुई आर्थिक शक्ति है।
कोई भी देश भारत के साथ पंगा लेने की स्थिति में नहीं है, चाहे ये यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ब्रिटेन हो और चाहे अमेरिका हो, क्योंकि कोरोना के बाद से इन सब देशों की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। आज की तारीख में मोदी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी किसी देश की है पूरे विश्व में तो वो इंडिया की है। बाकी देशों की जीडीपी 2%, 3%, 4% के बीच में घूम रही है। हमारी जीडीपी 7% से ऊपर जा रही है। तो आज कौन सा देश ऐसा होगा जो भारत के साथ संबंध बिगाड़ना चाहेगा? सबसे बड़ा बाजार इस समय अगर कहीं पूरे एशिया में उपलब्ध है तो वो भारत का है। आज पॉपुलेशन के मतलब संदर्भ में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट लोगों के यहीं बिकेंगे, बाजार सबसे ज़्यादा यहीं उपलब्ध है। यही कारण है कि मेक इन इंडिया का जो मोदी का सपना है वो यहाँ पे चरितार्थ होता नजर आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि हम जो हैं प्रोडक्ट खरीद रहे हैं रशिया से, यूरोपियन कंट्रीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कास्ट बढ़ा दिए, तो उनके यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो, इनके भाव 2 गुने से 3 गुने हो गए। दूर क्यों जाते हैं आप अपने पाकिस्तान का बगल पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में सोचिए, देखिए वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 300 से 350 रुपये जा रही है, और यही जो है डीजल की भी इसी के आसपास का रेट है। अपने यहाँ भारत में क्या है, लोग कहते हैं बहुत रेट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, कीमत बढ़ गई। ये बाहर नहीं देखते आप लोग कि बाहर क्या रेट चल रहा है। इंडिया में 105 रुपये का पेट्रोल का मैक्सिमम रेट चल रहा है, 100 रुपये के आसपास का डीजल चल रहा है। अगर हम भी मिडिल ईस्ट से खरीदना शुरू कर दिए होते तो आज हमारे भी रेट 150, 200, 250 रुपये पर लीटर जा रहे होते, तब क्या होता। लेकिन हमारे मोदी सरकार ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने कहा ना भाई, मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला, हमें हमारा देश हित जहाँ है हम तो वो काम करेंगे, और हमारा देश हित है कि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। धीमे धीमे भारत ने मिडिल ईस्ट से भी हम लोग खरीदते थे, वहाँ से अपनी आत्मनिर्भरता पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, क्रूड ऑयल के लिए कम करी, और उन्होंने रशिया से ज़्यादा खरीदना शुरू किया, जो कि बढ़ते बढ़ते 30% से ऊपर चला गया। अब क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनकी हालत बहुत पतली होने लगी, वैसे भी 2 साल 3 साल वो लोग बेचारे कोरोना, या हम सब भी कह लीजिए कोरोना से पीड़ित थे, तो हम लोगों की सबकी विकास दर घटी हुई थी, उनकी तो विकास दर और ज़्यादा घट गई। दूसरा पेट्रोल प्रोडक्ट वो मतलब महंगा लेने लगे, तो उन लोगों ने हमको अप्रोच किया कि आप रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसका प्रोसेस करके उसका फिनिश प्रोडक्ट वो आप हमें एक्सपोर्ट कर दें, क्योंकि हम तो खरीद नहीं सकते, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, हम उसके विरुद्ध जा नहीं सकते। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है अच्छी मात्रा में, उसको अपने यहाँ प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जिसे वो आप बोल सकते हो, पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, वो दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में बेचता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अब हम ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दिए कि माल यहाँ से उठाया, अपने यहाँ रखा, उसको थोड़ा सुधारा, और उसके बाद दूसरे देशों को बेच दिया, तो इसमें हमको फायदा हो रहा है। तो क्योंकि भारत ने किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया, ना यूक्रेन का लिया, ना रशिया का लिया, तो जो ये ग्रुपिंग हो रही थी कि सब जो है एक तरफ आ जाएं, क्योंकि चाइना तो मानी बात है रशिया की तरफ जाएगा, इसलिए जाएगा कि चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो चाइना को तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर कहीं हम अमेरिका की तरफ चले गए होते, उसकी बात को मान लिया होता, तो ये निश्चित था कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। तो देखा जाए तो भारत के एक निष्पक्ष पक्ष लेने के कारण, यानी किसी का भी सपोर्ट न करने के कारण, आज तीसरा विश्व युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच से जो शुरू होने वाला था वो नहीं हो पाया। युद्ध तो आज भी चल रहा है, 18 महीने हो गए युद्ध चलते हुए यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन भारत ने
किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई दोनों देश हैं, उनके आपस के मसले हैं, वो बैठे आपस में बैठ के सॉल्व करें, युद्ध को बंद करें। युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। ये तो भारत का स्टैंड सब हमेशा से रहा है। तो इसलिए तीसरे विश्व की जो कह लीजिए कि एक प्रकार से डर था कि कहीं यूक्रेन और रूस के कारण तीसरा विश्व युद्ध भी न शुरू हो जाए, वो थम सा गया। ऐसा लगता है, कह नहीं सकते अभी, बट ऐसा लगता है कि फिलहाल तो टल गया। लेकिन अब एक समस्या और खड़ी हो गई। हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग दिए, 5000 रॉकेट, और उनके सिविलियन के ऊपर बहुत ब्रुटलिटी की, छोटे छोटे बच्चों के सर कलम कर दिए, महिलाओं को अगवा करके ले गए, उनके साथ रेप किया। तो ये जो पैलेस्टीनियन हमास मतलब पैलेस्टीनियन का एक पार्ट है, वो आतंकवादी संगठन है वहाँ का पैलेस्टीनियन का, और इजराइल के बीच में जो युद्ध छिड़ा अब, वो भी बहुत खतरनाक है। उसको आप साधारण मत मानिए। हालांकि भारत ने जो है रूस यूक्रेन में भले निष्पक्ष पक्ष अपनाया हो, बट भारत ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की हम भर्त्सना करते हैं। और हमास द्वारा किया गया जो आक्रमण था वो आतंकवादी घटना थी। तो इसलिए हम हमास का समर्थन नहीं कर सकते, पैलेस्टीन का समर्थन नहीं कर सकते। जबकि कांग्रेस शासनकाल में 2014 से पहले तक भारत का जो रुख था वो पैलेस्टीन के पक्ष में था। लेकिन अब मोदी सरकार ने साफ कह दिया ना भाई, पैलेस्टीन का हम पक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो ये जो है कारगिल जो एक पहाड़ी इलाका है लद्दाख के पास, वो ये उसमें जाके ऊपर कब्जा करके बैठ गए। अब हम लोग, हमारे सैनिक लोग नीचे से जब ऊपर जाए तो बहुत कैजुअलिटी हो, बहुत सारे सैनिक बेचारे मारे जाने लगे, क्योंकि उनको ऊपर से दिखता था, हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो हमको जरूरत पड़ी अनमैन्ड विजिलेंस एयरक्राफ्ट की, और इसके लिए हमने अमेरिका को अप्रोच किया। और अक्सर ये देखा गया है कि वार के समय में अमेरिका ने हमेशा भारत को धोखा दिया है। अगर किसी ने मदद की है तो या तो रूस ने मदद की, और 1999 में जो मदद की वो इजराइल ने की। उसने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, विजिलेंस एयरक्राफ्ट हमको दिया, जिसके कारण हमें पता लग सका कि वो पहाड़ी पे किस जगह पे बैठे हुए हैं, और उसके आधार पे हमने अपनी योजना बनाई और जाके हमने उसको फतह किया और कारगिल का युद्ध जीता। तो ऐसे समय में जब इजराइल के ऊपर संकट है, हम उनकी मदद क्यों ना करें? तो ये जो तीसरा कह लीजिए युद्ध छिड़ा है, इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि कहीं ये विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। तो इसकी अगर आप विस्तार से एनालिसिस जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको हमारा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। और कृपया अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे धर्म संकट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी मैटर को बनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय नवरात्रि।